भाई बैठक में इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे कि पड़ोस की लड़की हमारे लिए कुछ लेकर आई। घर वाले सभी कहीं गए हुए थे। वो सीधी बैठक में चली गई और रुमाल से ढकी प्लेट भाई साहिर के सामने रख कर चल दी। उन्होंने कुछ पूछना चाहा तो कुछ न बोली। बस फीकी सी मुस्कुराहट उसके लबों पर आई और मिट गई। उसके मुस्कुराने का अंदाज अजीब था। चेहरे पर मजबूरी की छाप थी। भाई ने समझ लिया कि ये उन लोगों में से है जो अजली कम नसीब कहलाते हैं। शायद ये अपने घर वालों पर बोझ है। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि इसका नाम राहीला है और ये यतीम है। इसके सगे माँ बाप मर चुके हैं और अब सौतेली माँ के बुरे सलूक ने इसे पोर पोर जख्मी कर डाला है। डरी सहमी राहीला अपनी अदा के न जाने कौन से रंग मेरे भाई पर फेंक कर गई कि वो इसके धुंधले नकूश को जहन से न मिटा सका। और पर्चों की तैयारी के दौरान तन्हाई में बैठकर ये नकूश तेज रंगों वाली तस्वीर की मानिंद उसके दिल के कैनवस से चिपक कर रह गई। बाप जब तक जिंदा था उस लड़की की कुछ न कुछ अहमियत थी। 4 बरस कबल वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। इस वजह से घर में इसे और भी ज्यादा गैर अहम करार दे दिया गया। सौतेली माँ के 4 छोटे छोटे बच्चे थे जिनकी देखभाल के लिए उसने राहीला को एक नौकरानी की सी हैसियत दे रखी थी, वरना कब का मरहूम शौहर के किसी रिश्तेदार के दर पर फेंक आती। 2 मंजिला मकान राहीला के वालिद का जाती था। पहली मंजिल में राहीला उसकी सौतेली माँ बच्चों के साथ रहती थी और दूसरी मंजिल किराए पर दी हुई थी जिससे उनकी अच्छी गुजर बसर हो जाती थी। कुछ वालिद मरहूम की पेंशन आती थी और कुछ इमदाद सौतेली माँ के भाई कर देते थे। ऐसे हालात में ये लड़की शदीद महरूमी और एहसास तन्हाई का शिकार हो गई। इसकी कमजोरी थी कि जरा कोई प्यार से बात करता वो इसकी दीवानी हो जाती। बचपन में तो इस बात पर पिटती भी बहुत थी। अब कुछ समझदार हो गई थी। ताहम अभी इसकी उम्र 15-16 बरस सी थी। गमों ने इसको बिल्कुल नरम दिल बना दिया था और साथ ही बुजदिल भी। बात बात पर झिझकने, खटके से चौंक पड़ने और जरा सी बात से रो देने वाली ये लड़की इस कदर अजीब दिखाई देती कि कोई इसको कतई नजरअंदाज न कर सकता था। हमारे मोहल्ले में एक दस्तकारी स्कूल था। इसकी हेड मिस्ट्रेस मेरी रिश्ते की फुप्पी लगती थी। वो अक्सर मुझको अपने इदारे के हिसाब किताब के लिए बुला लेती थी। मैं साहिर भाई के साथ वहां चली जाती। राहीला भी इस स्कूल में दस्तकारी सीखने आती थी। मैं फुप्पो के ऑफिस से इसे देख लेती तो बाहर निकलकर बात करती और इसे कहती कि तुमने स्कूल छोड़ दिया है और दस्तकारी सीख रही हो, स्कूल की पढ़ाई भी साथ जारी रखो। अम्मी ने स्कूल से हटा लिया है और खुद से पढ़ाई नहीं कर सकती। कोई पढ़ाने वाला भी तो हो। अम्मी तो सारा दिन काम पर लगाए रखती है, दिन को पढ़ नहीं सकती। मैंने भी फुप्पी को बता दिया कि वो राहीला को तौरतवार से अच्छा जानती थी। उन्होंने कहा कि मैं 2 घंटे क्लास में पढ़ाई के लिए फ्री कर सकती हूँ, बशर्त ये कि तुम 2-3 घंटे यहाँ आकर इसे पढ़ा दो। बड़ी नेकी होगी अगर तुम इसे प्राइवेट मैट्रिक की तैयारी करवा दोगी। घर से वक्त निकालना मुश्किल था, फिर भी मैंने हामी भर ली और दस्तकारी स्कूल जाकर राहीला को 2 घंटे पढ़ाने लगी, ये सोचकर कि शायद पढ़ाई कभी इसकी जिंदगी में काम आए। इसकी माँ तो इसको इसलिए सिखा रही थी कि इनके बच्चों को कपड़े सीने के लिए एक मुफ्त की दर्जन मिल जाएगी। इस तरह हम एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए। मेरी मोहब्बत और एतबार पाकर इसमें काफी तब्दीलियां आ रही थीं। अब वो जरा हिम्मत से बात कर सकती थी। झिझक भी कम हो गई थी जो पहले इसको किसी से मुखातिब करने से रोकती थी। मैंने 2 माह तक इसे पढ़ाया, फिर दस्तकारी स्कूल जाना मेरे लिए मुहाल होने लगा। इधर अम्मी घर का काम अकेले नहीं कर सकती थी और आपा तो अपने घर बार की थी। मैंने दस्तकारी सीखी हुई थी। राहीला की सौतेली माँ ये बात जानती थी। तभी मैंने आंटी से कहा कि आप इसको शाम को थोड़ी देर मेरे पास भेज दिया करें, मैं इसको इतनी दस्तकारी और सिखा दूंगी, यूं वो डिप्लोमा में कोई अच्छा दर्जा हासिल कर लेगी। उन्होंने कुछ सोचा और फिर कहा ठीक है, तुम इसको कटिंग अच्छी तरह सिखा दो। मैंने शुक्र किया कि उन्होंने मना नहीं किया था। हमारे घर साथ साथ थे और हमारी बैठक इनके घर से मिली हुई थी। इसका एक दरवाजा गली में खुलता था जैसे हमारी बैठक का दरवाजा गली में खुलता था। उसके साथ उनकी बैठक ही थी जिसको उन्होंने कमरे में तब्दील किया हुआ था और ये कमरा उसकी माँ ने राहीला को ही दिया हुआ था क्योंकि ये घर के सब कमरों से छोटा था। पहले तो राहीला घर आकर मुझसे पढ़ती, बाद में जब काम से फारिग ना होती तब साहिर भाई से कहती कि अब आप इसको पढ़ा दो। भाई इसको बैठक में पढ़ाते थे क्योंकि उन्हें भी पढ़ने लिखने के लिए बैठक ही मिली हुई थी। अब ये हमारा मामूल बन गया कि जब वालिद साहब आबाई गाँव चले जाते राहीला भाई से ही पढ़ती। मुझे नहीं खबर कब दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए कि अब आधी रात को अपने कमरे का गली वाला दरवाजा खोलकर वो हमारी बैठक में आ जाती। उसने दस्तकारी स्कूल भी खैरबाद कह दिया था। उसका कोर्स मुकम्मल हो गया था। जिस रात राहीला को आना होता वो शाम को ही खिड़की से इशारा कर देती। साहिर भाई के इम्तिहान हो चुके थे, रिजल्ट आया तो उनको मुलाजमत मिल गई। शाम को दफ्तर से लौटे तो राहीला को खिड़की में देखा। उसने भाई को इशारा किया। उसके पीछे उसकी चचा जात खिड़की में खड़ी थी जिसने दोनों को एक दूसरे को इशारा करते हुए देख लिया। दूसरे रोज वो औरत हमारे घर आई और मेरी वालदा को तमाम माजरा कह दिया। भाई दफ्तर से आए तो अम्मी ने उन
पर बरस पड़ी। साहिर, तुम आखिर क्या चाहते हो? जानते हो कि राहिला एक यतीम लड़की है और वो भी बहुत दुखी है। पहले ही इसके घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। खुदा के लिए इस खतरनाक खेल से बाज आ जाओ। अगर इसकी चचाजाद बहन ने उसकी सौतेली माँ से शिकायत कर दी तो वो जालिम औरत उस बेचारी लड़की को खड़े खड़े घर से निकाल देगी। फिर बताओ उसका कहाँ ठिकाना होगा। तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। तुम्हारे अब्बा तुम्हारे टुकड़े कर देंगे, मगर ये मंगनी अब नहीं टूट सकती। अब बताओ कि तुम क्या चाहते हो। माँ का लंबा चौड़ा लेक्चर सुनकर भाई झंझला गए। हालांकि वो सच कह रही थी, लेकिन भाई का दिल खुद ब खुद राहिला की तरफ खिंचता था। अम्मी के सामने तो उन्होंने अपने कसूर से इनकार कर दिया और कह दिया कि इस औरत से पूछो कि क्या इसने हमको आपस में बातें करते हुए देखा है, फिर क्यों वो हम पर बहुतान तराश रही है। भाई को अम्मी ने धमकाया कि बाज आ जाओ वरना मैं तुम्हारे वालिद से कह दूंगी। मगर साहिर भैया भी अपनी बात पर डटे रहे। राहिला की चचाजाद बहन जो शादीशुदा थी और चच्ची के पास 2-3 रोज के लिए रहने आई थी, उसने अम्मी को तो खबरदार कर दिया मगर अपनी चच्ची को न बताया। जानती थी कि सौतेली माँ राहिला का क्या हश्र करेगी। साहिर ने इस तनबीह से कोई असर न लिया। वो बदस्तूर खिड़की के सामने किताब खोलकर बैठा रहता और इसकी ओट से देखता रहता। उसने राहिला को पहले ही बता दिया था कि मैं तुमको पढ़ा सकता हूँ, तुम्हारा मुस्तकबिल संवारने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हें प्यार दे सकता हूँ, मगर शादी नहीं कर सकता। इस पर भी राहिला के प्यार में कोई कमी न हुई। दरअसल वो मोहब्बत की भूखी थी। साहिर भाई क्या, कोई भी उसकी गमगुसारी करता वो इसका दामन थाम लेती। वो मतवातर रात को भाई की बैठक में आती रही। एक रात वो हस्बे मामूल भाई की खिड़की के पास आई तो इसकी माँ ने उसे देख लिया और मेरे भाई को नहीं देखा। वो अपने बिस्तर पर लेटे रहे क्योंकि साथ वाली चरपाई पर उसी रात गर्मी की वजह से अब्बा जी लेटे हुए थे। भाई ने हाथ के इशारे से इससे वापस जाने को कहा। वो मुड़ी, अपने पीछे माँ को देखा और वापस घर में चली गई। रात को माँ ने उसे न जाने क्या क्या बातें सुनाई। सुबह वो फिर खिड़की में आई। उसकी माँ सो रही थी। अब्बा जी बैठक से घर में आ गए थे। राहिला ने साहिर को बताया कि माँ आज हमारे रिश्तेदारों को बुलाने जाएगी। न जाने क्या हंगामा होने वाला है, तुम जल्दी बंदोबस्त करो वरना मैं मर जाऊंगी। भाई ने उसे महज तसल्ली दी। दूसरे दिन उनके घर बहुत शोर हुआ। मेरे वालिद अलग सुबह गांव रवाना हो गए थे, इसीलिए बात मेरे वालिद के आने तक रोक दी गई थी। साहिर भाई भी ड्यूटी पे चले गए। जब वापस आए तो घर में ईंटें आई हुई थी। मेरी बहन ने बताया कि तुम्हारे करतूतों की वजह से खिड़की चुनी जा रही है। अब्बा जान आए तो पड़ोसन ने हमारे घर आकर हंगामा किया। अब्बा ने भाई को घर से निकाल दिया। वो एक दोस्त के घर चला गया जो किराए के घर में अकेला रहता था। भाई ने दफ्तर से 2 दिन की छुट्टी ले ली। उधर राहिला के साथ उसकी सौतेली माँ ने बहुत बुरा सलूक किया। सारे मोहल्ले में उसको बदनाम कर दिया। मगर हमारी माँ तो सगी थी। वो भाई को समझाने उनके दोस्त के घर चली गई। कहा कि तुम्हारे वालिद ने गुस्से में तुमको घर से निकलने का कह दिया था, तुम वापस चलो और बाप से माफी मांगो। मामू भी अम्मी के साथ थे। उन्होंने भी समझाया कि माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए, लेकिन मुझे तो राहिला का ज्यादा दुख था और ये बात भाई साहिर को भी बुरी तरह तड़पा रही थी कि न जाने उसकी माँ ने उस पर कितने सितम ढाए होंगे। भाई घर तो नहीं आए लेकिन वो बेसुकून थे। उनसे रहा न गया और एक रात वो राहिला की कमरे की खिड़की के पास गली में आकर खड़े हो गए। वो भी जाग रही थी और रो रही थी। भाई ने खिड़की पर उंगली से हल्का सा मखसूस खट किया तो राहिला ने झट खिड़की खोल दी। उसने सरगोशियों में बताया कि उसकी माँ ने इसके साथ बहुत बुरा सलूक किया है, हत्ता के सौतेले मामू ने भी उसे मारा पीटा है। ये कहकर वो ज़ारो कतार रोने लगी। उस वक्त साहिर को ख्याल आया कि जब ये लड़की मेरी खातिर इतनी बदनाम हो गई है तो फिर मैं क्यों न इससे शादी कर लूं। बाप ने तो मुझे वैसे ही घर से निकाल दिया है। यूं इसने खड़े खड़े बगैर सोचे समझे ये अजीबो गरीब फैसला कर लिया कि मैं इस वक्त राहिला को लेकर कहीं दूर निकल जाऊं। उसने राहिला से कहा कि एक जोड़ा उठाओ और बुर्का ओढ़ लो वरना ऐसे ही चादर लपेट कर बाहर निकल आओ। मैं आज सुबह पो फटने से पहले ही तुमसे निकाह कर लूंगा। राहिला भी जिंदगी से तंग थी। घर वालों के सलूक ने उसकी रूह को घायल कर दिया था। वो घर से निकल खड़ी हुई। ना उसने कुछ सोचा समझा ना मेरे भाई ने, जबकि उस वक्त उसकी जेब में 1000 रुपए थे। ये दोनों सीधे रेलवे स्टेशन चले गए। रात की गाड़ी लाहौर जा रही थी। उन्होंने टिकट लिया और उसमें सवार हो गए। जब गाड़ी शहर की हदूद से कुछ दूर निकल आई तब अकल ने झंझोड़ा और भाई ने सोचा कि ये मैंने क्या किया, मेरी मंजिल क्या है और मैं कहाँ जाऊंगा। वो सोचों में गुम थे। राहिला का सौतेला मामू पुलिस ऑफिसर था। ये लोग यकीनन मेरा पीछा करेंगे और मुझे कहीं का न छोड़ेंगे। अब भयानक अंजाम सामने था। कहीं जाए पना न थी। राहिला बेचारी भाई के साथ दुबकी बैठी थी। उसके चेहरे पर सुकून था। अपने अंजाम से बेखबर सो रही थी। वो भैया के साथ से शायद ये समझ रही थी कि उसके दुख तमाम हुए और अब इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वो औरत थी जिसको बुज़दिल कहते हैं, मगर हिम्मत वाली निकली। जब साहिर ने उससे पुकारा तो उसने उसका साथ दिया और उसकी आवाज पर अपनी मुश्किलात और नागवारियों के बावजूद लब्बैक
बैग कहा और भाई जो एक मर्द था, आने वाली मुश्किलात के ख्याल से उसकी मर्दानगी ने हथियार डाल दिए। और जो ही अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी, उसने राहिला को महवे ख्वाब पाया तो मुस्तकबिल के अंदेशों से डरकर उसको तन्हा रास्ते में छोड़ दिया और खुद गाड़ी से उतर गया। गाड़ी रवाना हो गई और उसमें वो बेखबर मुसाफिर भी गया जिसकी मंजिल साहिर भाई थे, जिनके बगैर ये लड़की बिल्कुल तन्हा और बेसहारा थी, जिसके पास फूटी कौड़ी भी न थी। वो बिल्कुल खाली हाथ और तही दामन थी। अब आगे की सुनिए। भाई ने मुझे बताया कि वहाँ से वो सीधे लारी अड्डे आए और सुबह होने से पहले ही वापस अपने दोस्त के घर पहुंच गए जहाँ वो रह रहे थे। सुबह ही सुबह हमारे वालिद, मामू और राहिला के मामू वहाँ गुस्से में दरवाजा पीट डाला। भाई के दोस्त ने उठकर दरवाजा खोला। भाई उस वक्त अदाकारी से आंखें मल रहे थे। वो इनको दोस्त के मकान पर पाकर हक्का बक्का रह गए कि ये तो यहाँ है, फिर राहिला कहाँ गई। सभी एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे और साहिर भाई अनजान पड़ने खड़े थे। वो लोग मकान की तलाशी लेकर लौट गए। मोहल्ले में बातें होने लगी कि सुतेली माँ सच कहती थी, राहिला थी ही खराब लड़की, न जाने किस किस से ताल्लुक था और किसके साथ घर से भाग गई है। मेरी माँ ने वालिद को समझाया कि नाहक तुमने अपने बेटे को घर से निकाला, वो किसी के दर पे पड़ा हुआ है, वो तो इसे लेकर नहीं भागा, वो किसी और के साथ गई है। अब जाओ और बेटे को घर ले आओ। यूं भाई सुरखुरु होकर घर लौट आए, मगर उनका जमीर कचोके लगा रहा था। इंसान जब बगैर सोचे समझे कोई ऐसा कदम उठाता है जो माशरे की नजरों में नापसंदीदा होता है तो पहले पहल इसको एहसास नहीं होता कि इसका अंजाम इसे भुगतना पड़ेगा। बाद में जब बुरी घड़ी आ जाती है तो अकल के दरवाजे खुलते हैं। तब कुछ लोग अपनी जात की परवाह किए बगैर हालात का मुकाबला करते हैं। साथ ही साथ हो तो उसको तन्हा नहीं छोड़ते, उसको जिल्लत और रुसवाई के हवाले करने के बजाय वादा निभाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कम हिम्मत और बुज़दिल होते हैं कि अपना दामन बचा लेते हैं और दूसरों को जिल्लत के गड्ढे में धकेल कर सुथरे और पाक साफ बनकर माशरे की नजरों में बेकसूर और मुअज़्ज़िज़ रहने की खातिर अपने ही जमीर का खून कर डालते हैं। साहिर भाई भी बुज़दिल थे, बुरे वक्त के साथी न थे। तभी तो एक मासूम लड़की जो अपने घर के हालात और सुतेली माँ के जुल्म से तंग आकर उनके कहने पर घर से निकली थी, फिर कभी इसको बाप की छत तले लौट आना नसीब न हो सका। आज न जाने वो कहाँ और किस हाल में होगी। जब ये बात सोचती हूँ तो दिल में दर्द सा होने लगता है। मेरा भाई बेशक इस मासूम लड़की को भूल गया हो, मगर मैं राहिला को आज तक नहीं भूल सकी। कैसे भुलाऊं उसे।